क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना एक शब्द कहे अपने आसपास के माहौल पर लगभग अलौकिक नियंत्रण रखते हैं? वे न तो चिल्लाते हैं, न ही अनुरोध करते हैं। वे बस पीछे हट जाते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं, पीछा करने लगते हैं और भावनाएं जागृत होती हैं। अब कल्पना करें कि यदि आप भी ऐसा करें, यदि आप हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, यदि आप स्वचालित जवाब की बजाय मौन चुनें, तो क्या होगा? यहीं पर बात का सार है। जब आप भावनात्मक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा उपलब्ध रहना बंद करते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया संकट में पड़ जाती है। लोग आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके आवेगों और आपकी भविष्यवाणी के आधार पर आपको नियंत्रित करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप पीछे हटने का फैसला करते हैं, खेल बदल जाता है। जो लोग सोचते थे कि वे आपको जानते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप दूसरों को खुश करने, शांति बनाए रखने और उन लोगों को खोने से बचने के लिए खुद को देना जारी रखते हैं जो वास्तव में कभी आपके साथ थे ही नहीं। हर जबरदस्ती के हाँ, हर तुरंत जवाब, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया के साथ आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा दे देते हैं। और दिन के अंत में क्या बचता है? थकान, निराशा, एक ऐसी खालीपन जिसे आप समझा नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक उपलब्ध हैं जो आपके मौन के 1 मिनट के भी हकदार नहीं हैं। यह वीडियो दुनिया से मोह मोड़ने के बारे में नहीं है। यह स्वयं को चुनने के बारे में है। यह सीखने के बारे में है। तो मैं आपसे अब पूछता हूं, आपकी आंखों में देखकर, आप कब तक दूसरों की भावनाओं द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे? आप कब तक हर बार अपने घाव को छूने पर कठपुतली की तरह प्रतिक्रिया देंगे? शायद अब समय है उन डोरियों को काटने का, पीछे हटने का, एक रहस्य बनने का। क्योंकि जब आप उपलब्ध रहना बंद करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपको हमेशा मौजूद रहने, जल्दी जवाब देने, खुश करने और तब भी हाँ कहने के लिए सिखाया गया है जब आप नहीं कहना चाहते थे। बचपन से आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि आपकी कीमत इस बात में है कि आप दूसरों के लिए कितने उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ एक सत्य है जो शायद किसी ने आपको इतनी स्पष्टता से नहीं बताया। यह अत्यधिक उपलब्धता एक गुण नहीं है, यह एक जेल है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आपको हर समय भावनात्मक रूप से या अन्यथा उपलब्ध रहना चाहिए, तब तक आपकी ऊर्जा खत्म होगी और जैसे ही आप उपयोगी नहीं रहेंगे, आपको भुला दिया जाएगा। क्योंकि हमेशा उपलब्ध रहना आपको अनुमानित बनाता है और जो अनुमानित है वह एक उपकरण बन जाता है। लोग आपको एक भावनात्मक आपातकालीन बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें ध्यान, राहत या मान्यता चाहिए, तब वे इसे दबाते हैं और फिर आपको वापस शेल्फ पर रख देते हैं। लेकिन आप इसे नहीं देख पाते क्योंकि आप इस भ्रम में फंसे हैं कि हर किसी के लिए मौजूद रहने से कोई आपके लिए मौजूद होगा। लेकिन यह ऐसा काम नहीं करता। कार्ल युंग ने पर्सोना की बात की। यह वह मुखौटा है जिसे हम स्वीकार किए जाने, प्यार किए जाने और मान्यता पाने के लिए पहनते हैं। और यही मुखौटा आपको अत्यधिक उपलब्ध रखता है। आप कहते हैं ठीक है। जब आप घुटन महसूस करते हैं, आप थकान
थकान के बावजूद तुरंत संदेशों का जवाब देते हैं। आप खुद को समझाते हैं, औचित्य साबित करते हैं, बचाव करते हैं, जैसे कि आप दुनिया के प्रति कुछ देनदार हों। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक आप खुद को दूसरों के मंच के केंद्र में रखते हैं, उतना ही आप अपने स्वयं से गायब होते जाते हैं। हमेशा उपलब्ध रहना आत्म परित्याग का एक सूक्ष्म रूप है। यह स्वीकृति की तलाश, अस्वीकृति से बचने और दूसरों की आपके बारे में छवि को नियंत्रित करने का एक छिपा हुआ तरीका है। लेकिन इस नियंत्रण की कीमत है, और वह कीमत है आपकी शांति। यह आपकी जीवन ऊर्जा है जो बांट रही है, जैसे कि वह अनंत हो, जबकि वास्तव में यह बहुत सीमित है। जो लोग आपको हर समय उपलब्ध चाहते हैं, वे वास्तव में आपको नहीं चाहते। वे वह चाहते हैं जो आप प्रदान करते हैं: मान्यता, साथ, विचलन, भावनात्मक सांत्वना। लेकिन जब आप बदलते हैं, जब आप सीमा तय करते हैं, जब आप प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हैं, तो वही लोग चिढ़ते हैं, आपको दोष देते हैं, कहते हैं कि आप अजीब हो गए हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप बदल गए, बल्कि इसलिए कि आप उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। और यहाँ सबसे क्रूर बात है, जितना अधिक उपलब्ध आप हैं, उतना ही कम मूल्य लोग आपको देते हैं, क्योंकि जो बहुत प्रचुर है वह भावनात्मक कचरा बन जाता है। कोई भी उसका सम्मान नहीं करता, जिसे उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी उसकी कदर नहीं करता, जो हमेशा मौजूद हो। अब रुकें और सोचें, आपका समय, आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति, आपका सुनना वास्तव में किसके हकदार हैं? या इससे भी बेहतर, आपकी अनुपस्थिति किसके हकदार हैं? लेकिन इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, हमें एक जरूरी बात समझनी होगी। हम इतना प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? हम इतनी आसानी से क्यों झुक जाते हैं? इस लगभग स्वचालित जवाब देने, औचित्य साबित करने और खुश करने की इच्छा के पीछे क्या है? इसका जवाब कार्ल युंग के मनोवैज्ञानिक ऊर्जा, साइकिक एनर्जी के विचार में है। युंग मानव मन को एक स्वचालित मशीन के रूप में नहीं देखते थे, जो बिना परिणाम के उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देता हो। उनके लिए हमारा दिमाग एक ऊर्जा प्रणाली है, और हर विचार, भावना और कार्य उस ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च करता है। सवाल ये है, क्या आप चुन रहे हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाएगी, या आप दुनिया को यह तय करने दे रहे हैं? जब आप ऐसी आलोचना का बचाव करते हैं जो ध्यान देने लायक भी नहीं थी, जब आप सिर्फ यह साबित करने के लिए उकसावे का जवाब देते हैं कि आप सही हैं, जब आप बेकार की बहसों में उलझते हैं, जब आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जो आपकी कदर नहीं करते, आप अपनी आंतरिक शक्ति को उस पर खर्च कर रहे हैं जो आपको पोषित नहीं करता। जिसका आप विरोध करते हैं वह बना रहता है। जितना अधिक आप प्रतिक्रिया देते हैं, उतना ही आप खुद को बांधते हैं। जो लोग भावनात्मक रूप से थक जाते हैं, वे कमजोर नहीं हैं, वे गलत दिशा में जा रहे हैं। और क्या होता है जब कोई हमेशा थका रहता है? वे कमजोर हो जाते हैं, और जब आप कमजोर होते हैं तो आप आसान शिकार बन जाते हैं। हेर फेर करने वाले, अवसरवादी और भावनात्मक रूप से जरूरतमंद लोग इसे भांप लेते हैं। वे देखते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना नहीं जानते, कि आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं, कि आप दुनिया को हल करने की कोशिश में लगे हैं, और वे इसका फायदा उठाते हैं। युंग ने कहा कि
स्वस्थ मन वह है जो अपनी ऊर्जा को प्रणाली के भीतर रखना जानता हो। इसका मतलब है बिना अपराध बोध के नहीं कहना, बिना डर के मौन रहना और कार्य करने से पहले निरीक्षण करना, क्योंकि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि यह चुनने में है कि कब और कैसे कार्य करना है। यह तभी संभव है जब आप खुद को इतना अच्छी तरह जानते हैं कि अपने आवेगों को पहचान सकें। कितनी बार आपने एक अनसुलझी बातचीत के कारण नींद खो दी है? कितनी बार आपने घंटों यह सोचते हुए बिताए कि आपको क्या कहना चाहिए था या कोई आपके साथ बुरा क्यों था? यह ऊर्जा बिना किसी वापसी के नष्ट हो रही है। आप उन भूतों को जीवित रख रहे हैं जो कब का मर जाना चाहिए था, और उन गतिशीलताओं को पोषित कर रहे हैं जो केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप जवाब देना जारी रखते हैं। मनोवैज्ञानिक ऊर्जा एक बल क्षेत्र की तरह है। जब इसे अच्छी तरह संरक्षित किया जाता है तो यह उपस्थिति पैदा करता है। आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ कहे सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन जब इसे गलत तरीके से प्रबंधित किया जाता है तो आप अदृश्य, प्रतिक्रियाशील और कमजोर हो जाते हैं। और दुनिया उन लोगों के प्रति दयालु नहीं है जो आसानी से झुक जाते हैं। इसलिए अपने स्वयं के ट्रिगर्स को देखना शुरू करें। क्या चीज आपको स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है? क्या चीज आपको अपने केंद्र से हटाती है? यही वे बिंदु हैं और यहीं पर आपको काम करना होगा। जब आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो आप उन प्रक्षेपणों को तोड़ देते हैं जो दूसरे आप पर डालते हैं, और यह बहुत परेशान करता है। अब हम एक अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मौन हेर फेर का क्षेत्र। आप सोचते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं सचेत विकल्प हैं, लेकिन सच्चाई और भी गहरी है। आपकी अधिकांश भावनात्मक प्रतिक्रियाएं प्रोग्राम की गई हैं, और जो लोग इसे समझते हैं वे आसानी से आपका हेर फेर करते हैं। अवसरवादी लोगों को अपनी आवाज ऊंची करने, धमकी देने या परिस्थितियों को बलपूर्वक बदलने की जरूरत नहीं होती। वे बस उन बटनों को दबाते हैं जो आपने उजागर छोड़ दिए हैं, और आप हमेशा प्रतिक्रिया देते हैं। कार्ल यूंग ने इसे प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन कहा। वह मनोवैज्ञानिक तंत्र जिसके माध्यम से लोग दूसरों पर वह डालते हैं जो वे स्वयं में नहीं देख सकते। लेकिन इस घटना का एक दूसरा पहलू है जिसे कम लोग नोटिस करते हैं। जबकि दूसरे आप पर प्रक्षेपण करते हैं, आप भी इन छवियों के लिए एक रिसेप्टिकल बन जाते हैं, और जितना अधिक आप भावनात्मक रूप से उपलब्ध होते हैं उतना ही आप इन प्रक्षेपणों के लिए एक खाली कैनवास बन जाते हैं। आप उस दोस्त को जानते हैं जो केवल संकट में होने पर संपर्क करता है, उस साथी को जिसे हमेशा आपको दिन बचाने की जरूरत होती है, उस व्यक्ति को जो आपकी तारीफ तब तक करता है जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। यह सब संयोग से नहीं होता। वे आपसे नहीं बल्कि आपके विचार से, आपके द्वारा निभाए गए किरदार से संबंध रखते हैं। और आप इसे क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि आपको निराश करने का डर है, प्यार न किए जाने का डर है, परित्याग का डर है। सबसे प्रभावी हेरफेर चीखने में नहीं होता, यह अपराध बोध के मौन में होता है। जब आपको लगता है कि आप दूसरे के प्रति कुछ देनदार हैं, जब आपको विश्वास होता है कि आपको उपलब्ध रहना चाहिए, मदद करनी चाहिए, समझना चाहिए, भले ही यह आपको भीतर से नष्ट कर दे। और यही मुख्य बात है, हेर फेर करने वाले को आपको नियंत्रित करने की जरूरत नहीं।
उन्हें बस यह चाहिए कि आप उसी तरह प्रतिक्रिया देते रहें। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो खेल टूट जाता है। जब आप नहीं कहना शुरू करते हैं, मौन के साथ जवाब देते हैं, समझाने की बजाय पीछे हटते हैं, तो प्रक्षेपण ढहने लगते हैं। आपके ऊपर रखा गया मुखौटा गिर जाता है और ये लोगों को असहज करता है, क्योंकि अब वे नहीं जानते कि आप कौन हैं, और इससे भी बुरा, अब उन्हें स्वयं को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। आपकी अनुपलब्धता एक खतरा है, क्योंकि यह दूसरों को उनकी अपनी खालीपन का सामना करने के लिए मजबूर करती है। आपके द्वारा दिया गया मौन उनके आंतरिक शोर को उजागर करता है, जिसे वे सुनना नहीं चाहते। और फिर आता है हमला, आलोचना, भावनात्मक ड्रामा। नहीं क्योंकि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उनके लिए सुविधाजनक दर्पण बनना बंद कर दिया। युंग ने कहा, हम प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होते, बल्कि अंधेरे को सचेत करके। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप चक्र को पोषित करना बंद करते हैं, तो दूसरों का अंधेरा उभरने लगता है। और यह उन लोगों के लिए असहनीय है जो हमेशा आपको अपने पलायन के रूप में इस्तेमाल करते थे। आधुनिक दुनिया शोरगुल से भरी है। हर कोई सुना जाना चाहता है, जल्दी जवाब देना चाहता है, बेकार की बहसें जीतना चाहता है और अपनी बात साबित करना चाहता है, भले ही इसके लिए उनकी अपनी शांति की कीमत चुकानी पड़े। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जिसे कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग महारत हासिल करते हैं, मौन की शक्ति। ये निष्क्रियता या कायरता का मौन नहीं है, बल्कि सचेत, रणनीतिक और स्पष्ट रूप से प्रबुद्ध मौन है। वह मौन जो अनुपस्थिति नहीं, बल्कि बढ़ी हुई उपस्थिति है। युंग ने मौन को खालीपन के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के लिए एक उपजाऊ जमीन के रूप में देखा। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तो आप निरीक्षण करना शुरू करते हैं, और निरीक्षण करके आप उन पैटर्न को देखते हैं जो पहले अनदेखे थे। मौन आपको स्पष्टता देता है, और स्पष्टता उन लोगों के लिए खतरनाक है जो आपको नियंत्रित करके जीते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप जवाब नहीं देते, जब आप खुद को समझाते नहीं, जब आप बस गायब हो जाते हैं, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे आपको याद करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मौन उनके कथानक नियंत्रण को छीन लेता है। जब तक आप बोलते हैं, आप अभी भी खेल में हैं, लेकिन जब आप मौन हो जाते हैं, तो आप नियम बदल देते हैं, और यह उन लोगों को अस्थिर करता है जो आपकी प्रतिक्रिया पर पनपते हैं। सच्चा मौन आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, यह अपनी ऊर्जा पर महारत है। यह दूसरों की भावनाओं में खींचे जाने से इनकार है। यह उन लड़ाइयों में शामिल न होने का सचेत विकल्प है जो आपके पहनने के लायक नहीं है। युंग ने कहा कि व्यक्तिकरण वह प्रक्रिया जिसमें आप वास्तव में बनते हैं जो आप हैं, इस दूरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल मौन में ही आप दुनिया के हस्तक्षेप के बिना खुद को सुन सकते हैं। लेकिन धोखा न खाएं, मौन की कीमत है। यह आपको उन लोगों से दूर कर देगा जो केवल आपके द्वारा निभाए गए किरदार के लिए आपकी कदर करते थे। यह आपको उन लोगों के लिए समझ से परे बना देगा जो केवल अपनी प्रक्षेपणों के माध्यम से आपको देखते थे। यह आपको ठंडा, दूर या अहंकारी दिखा सकता है, लेकिन यह सब उन लोगों की प्रतिक्रिया है जो कभी आपकी गहराई से निपटना नहीं चाहते थे, केवल आपकी उपयोगिता से। और यहाँ कठोर सत्य है,
जितना अधिक आप परिपक्व होते हैं, उतना ही आप अपने शब्दों के साथ चयनात्मक होते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रत्येक वाक्य एक ऊर्जात्मक निवेश है और हर कोई आपकी सच्चाई तक पहुंच का हकदार नहीं है। कभी कभी मौन पीछे हटना नहीं है, यह संप्रभुता है। यह उन लोगों की भाषा है जिन्हें अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मौन असहज है क्योंकि यह दूसरे को अपने विचारों, अपने आंतरिक शोर का सामना करने के लिए मजबूर करता है, और यह असहजता आपके किसी भी तर्क से अधिक उनके बारे में बताती है। आपको अपनी अनुपस्थिति को समझाने की जरूरत नहीं है, यह खुद को समझा देती है। और जो लोग इससे खतरा महसूस करते हैं, वे ये दिखाते हैं कि वे आपकी अस्थिरता पर कितना निर्भर थे। लेकिन सबसे शक्तिशाली मौन वह नहीं है जो दूसरे को परेशान करता है। यह वह मौन है जो आपको भीतर से पुनर्जनन करता है। यह वह मौन है जो आपको बाहरी स्वीकृति से परे कुछ से जोड़ता है। यह उस आंतरिक स्थान में है जो दूसरों की मांगों से मुक्त है, कि आप अपनी जीवन ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करना शुरू करते हैं, अपनी सार से फिर से जुड़ते हैं। अपनी ऊर्जा का चयन करें। यह पर्याप्त नहीं है कि आप बाहरी शोर को काट दें। आपको यह फिर से सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा का उपयोग सचेत रूप से कैसे करना है। यह चुनना कि यह कहाँ जाए, कहाँ रहे, और सबसे महत्वपूर्ण, यह कहाँ कभी बर्बाद न हो। अपनी आत्मा के साथ चयनात्मक बनने का समय है। यह सब बौद्धिक रूप से समझने का कोई फायदा नहीं है यदि व्यवहार में आप नहीं कहने के बजाय हाँ कहते रहते हैं, उन संदेशों का जवाब देते रहते हैं जो आपको परेशान करते हैं, खाली बातचीत में भाग लेते रहते हैं, और उन रिश्तों को बनाए रखते हैं जो केवल जड़ता से मौजूद हैं। जागरूकता बिना कार्य के केवल आत्म धोखे का एक और रूप है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप दृढ़ता से चयनात्मक बनने का फैसला करते हैं, और इसके लिए भावनात्मक अनुशासन की आवश्यकता है। सचेत अनुपलब्धता ठंडा, अहंकारी या उदासीन होने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि अब आप किसी के लिए किसी भी समय, किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं है। यह अपनी ऊर्जा, अपने समय, अपनी शांति पर नियंत्रण लेने के बारे में है। यह छोटे कार्यों से शुरू होता है। तुरंत जवाब न देना, प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेना, अराजकता में खींचे जाने से पहले चर्चा छोड़ देना, बिना अपराध बोध के फोन बंद करना, कहना आज नहीं, कहना मुझे इसमें रुचि नहीं है, कहना मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, आपको अपनी अनुपस्थिति को औचित्य देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मौन को समझाने की जरूरत नहीं है। आप किसी के प्रति कुछ भी देनदार नहीं हैं, सिवाय अपने आप के। और यह कई लोगों के लिए अक्षम्य है, क्योंकि जब आप खुद को समझाना बंद करते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति की उस भावनात्मक कथानक में रखने की शक्ति छीन लेते हैं, जहां आप हमेशा मददगार, समझने वाले और उपलब्ध रहने वाले हैं। देखें कि जब आप अधिक संयमित हो जाते हैं, तो कौन आपसे दूरी बनाने लगता है। देखें कि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तो कौन आपको उकसाने की कोशिश करता है। देखें कि जब आप आखिरकार खुद की रक्षा करना शुरू करते हैं, तो कौन आपको बदल जाने का आरोप लगाता है। ये संकेत नहीं है कि आप गलत हैं, ये सबूत है कि आपने खुद को मुक्त करना शुरू कर दिया है।
सचेत अनुपलब्धता आत्मनिर्णय की नींव है। जब आप दुनिया को नहीं कहते हैं तो आप स्वयं को हाँ कह रहे होते हैं। जब आप एक विषाक्त माहौल से पीछे हटते हैं तो आप यह पुष्टि कर रहे हैं कि आपकी शांति किसी भी झूठे संबंध से अधिक मूल्यवान है। और जब आप खुद को समझाना बंद करते हैं तो आपका सम्मान होने लगता है, भले ही यह कुछ लोगों द्वारा ही हो। लेकिन हर कोई इस तरह की उपस्थिति के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी भावनात्मक अनुपस्थिति उन घावों को उजागर कर देगी जिनका वे सामना नहीं करना चाहते। यह दिखाएगा कि वे आपकी भावनात्मक अराजकता पर कितना निर्भर थे, ताकि वे खुद को नियंत्रण में महसूस कर सकें। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करते हैं तो कुछ गहरा होने लगता है। पहले आता है मौन, एक असहज मौन जो आपके भीतर चीखता हुआ प्रतीत होता है। आप सोचते हैं कि क्या आपने सही किया, क्या आप बहुत सख्त हो रहे हैं, क्या आप उन लोगों को खो रहे हैं जो आपको पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह मौन बदलता है, यह साफ करने लगता है, शांत करने लगता है और ठीक करने लगता है। और फिर आता है अकेलापन। लेकिन यह अनुपस्थिति का अकेलापन नहीं है, यह पूर्ण उपस्थिति का अकेलापन है, आपका अपना। यह मजबूत का अकेलापन है, उस व्यक्ति का अकेलापन जो अब दूसरों को अपने पास रखने के लिए खुद को धोखा नहीं देता। और उस स्थान में जहां पहले भ्रम था, स्पष्टता प्रवेश करती है। जहां पहले चिंता थी, वहां शांति प्रवेश करती है। जहां पहले जरूरतमंदी थी, वहां एक नई तरह की ताकत प्रवेश करती है, अपने भीतर पूर्ण होने की ताकत। कार्ल युंग ने कहा कि व्यक्तिकरण की प्रक्रिया वह बनना जो आप वास्तव में हैं। इसके लिए आपको सामूहिक से दूरी बनानी होगी, आपको मुखौटे से अलग होना होगा, आपको कुछ समय के लिए अकेले चलना होगा। और यही आप कर रहे हैं जब आप अनुपलब्ध होने का फैसला करते हैं। आप दुनिया से भाग नहीं रहे, आप अपने पास लौट रहे हैं। यहीं पर आप प्रतिक्रियाकर्ता से निर्माता बन जाते हैं। आप परिस्थितियों द्वारा आकार लेना बंद करते हैं और अपनी वास्तविकता को भीतर से आकार देना शुरू करते हैं। जो लोग आपकी अनुपस्थिति से असहज होते हैं, वे यह दिखाते हैं कि वे आपको नहीं, बल्कि आपके द्वारा निभाए गए किरदार को चाहते थे। और अब जब आप उसमें फिट नहीं होते, तो वे नहीं जानते कि आपके साथ क्या करना है। और ये मुक्ति है। आप लोगों को खो देंगे, लेकिन आप खुद को पा लेंगे। आप जगहों से दूरी बना लेंगे, लेकिन आप अपनी सार से फिर से जुड़ जाएंगे। आप गलत समझे जाएंगे, लेकिन आखिरकार आपका सम्मान होने लगेगा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज के लिए उपलब्ध नहीं रहते, तो आप मूल्यवान, दुर्लभ और अविस्मरणीय बन जाते हैं। और धोखा न खाएं, यह एक पुनर्जनन है, एक नई शुरुआत। यह उस जीवन की शुरुआत है जहां आप अब भावनात्मक टुकड़ों, दिमागी खेलों या स्नेह के भेष में खालीपन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। अब आप केवल वही स्वीकार करते हैं जो आपकी शांति, आपकी सच्चाई और आपकी पूर्णता के साथ सन्नादती है। यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपके भीतर का एक हिस्सा पहले से ही इस नए रास्ते के लिए तैयार है। आपके भीतर का एक हिस्सा पहले से ही समझ चुका है कि प्यार पाना तब तक कुछ नहीं जब तक इसके लिए आपको खुद को छोड़ना न पड़े। और सच्चा आत्म प्रेम तब शुरू होता है जब आप खुद को चुनते हैं, भले ही इसके लिए आपको कुछ समय के लिए अकेले रहना पड़े। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी रेयरनेस में है,
तुम्हारी इंडिविजुअलिटी में है। रिस्पेक्ट पाने के लिए स्पेस देना जरूरी है। रिश्तों में दूरी और स्पेस जरूरी है ताकि वो सांस ले सकें, बढ़ सकें और फिर से जुड़ सकें। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना आई चूज माई सेल्फ। और ऐसे ही गहरे सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सफर में, जहां तुम खुद के और भी करीब आओगे। Until then, stay rare, stay powerful.